जी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस विशेष ऑनलाइन सत्र जिसे पॉडकास्ट के रूप में हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, इसमें स्वागत है, अभिनंदन है। आशा कर रहा हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अच्छे जीवन के साथ साथ अपना कार्य निष्पादन अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने सफलता के लिए, नई चीजें सीखने के लिए आप उत्साह के साथ तैयार हो रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, क्योंकि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। तो सामान्यतः ये होता है, या तो आप एक लंबा काम करके अनुभव ले लें, या जिनने एक लंबा कार्य करके अनुभव पाया है, अगर उनको ध्यान पूर्वक सुन लें तो भी आपको उतने साल का जो निचोड़ है या उनका संघर्ष का सारांश है, सफलता की राह है, वो मिल जाती है। इसी कड़ी में आज के पॉडकास्ट में एक विशाल व्यक्तित्व के धनी, आकर्षक, सरल, मृदुभाषी, एक बैंकर, हमारे सीनियर साथी के तौर पर, हमारे बड़े भाई के तौर पर मैं काफ़ी सम्मान करता हूं, आदरणीय श्रीमान देवेंद्र श्रीवास्तव साहब से मैंने निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकारे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। आप जैसे विशाल थैंक व्यक्तित्व, यू बंका जी, सरल, थैंक यू। सहज और एक विशाल अनुभव, सर अपने बारे में थोड़ा हमारे साथियों को कुछ बताइए। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और बंका जी, थैंक यू, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम देवेंद्र श्रीवास्तव है और मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 37 ईयर्स के सर्विस के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया है। और मैं एजीएम के पद पर था वहाँ पे। और बैंकिंग का हर पहलू मैंने देखा, ग्रामीण से लेके अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और हर जगह का अनुभव इकट्ठा करके कहा देखा कि वाकई बैंकर्स जो है देश की इकोनॉमी के लिए वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये समझ लीजिए कि जितने भी विभाग आपने देखे होंगे, हमको भी लगता है कि जितना सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ बैंकर्स काम करता है, वैसा शायद ही ग्राउंड पे कोई ऐसे ऑफिस के लोग काम करते हों। सो हमारे सभी बैंकर साथी को बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले जब आप बैंक ज्वाइन करने के लिए सोच रहे थे तो उस समय क्या सोचकर बैंक ज्वाइन किए, और उस समय की बैंकिंग कैसी थी, और उस समय की पहली सैलरी क्या थी? थोड़ा सा इस पर थोड़ा मतलब हाँ, बताएंगे तो हमारे साथियों को एक अच्छा ये लगेगा। पंकज जी, जिस समय जिस वर्ष हम लोग बैंक के पढ़ाई के बाद तैयारी कर रहे थे कि एग्जाम नौकरी पाने के लिए, तो जैसा कि आपने देखा कि हर काल में नौकरी की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रही। सो एक मकसद होता था कि पहले सरकारी नौकरी मिलने का, और आदमी प्रयास करता था डेडिकेशन के साथ। और एक अच्छी बात थी कि एक जमाने में बैंक की सर्विस अच्छी मानी जाती थी, एंड दे कंपेयर विद द आईएएस ऑफिसर्स। बैंक का पीओ होना एक बहुत गौरवान्वित बात होती थी। सो हम सब लोग भी प्रयास करते रहे कि बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छी शुरुआत हो। और भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि सरकारी नौकरी मिली और बैंक में एक अच्छे ओहदे पे पहुंचने के बाद ही रिटायरमेंट हुआ। और जहां तक सैलरी की बात है, तो उस समकक्ष विभागों के तुलना में उस समय की सैलरी लगभग इक्विवेलेंट थी। लेकिन धीरे धीरे करते हुए हम पीछे रह गए और लोग आगे बढ़ते गए। अच्छा श्रीवास्तव साहब, पहली सैलरी क्या थी? मतलब ऐसे रुपए में अगर बताना चाहें तो हम उसको हाँ, सुनना चाहेंगे। पहली सर्विस, पहली सैलरी लगभग 8 या 9 सौ के करीब थी। 800 900, है ना जो सर? हाँ, 800 900 के करीब थी। और उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, प्रमोशन मिलते गए, सीआईबी का इंक्रीमेंट मिलता गया, और सैलरी भी अकॉर्डिंगली बढ़ती गई। हाँ, लेकिन उस समय लेकिन शुरुआती दौर में, जिस समय ये 800 900 का वैल्यू भी तो ज्यादा हो रहा होगा उस समय, मतलब एक हाँ जरूर रहा होगा, वैल्यू रहा होगा, वैल्यू था भी। क्योंकि 1.5 लाख सैलरी पाने के बावजूद भी उसके कंपेयर में कमी लगता था। अच्छा, हाँ लेकिन वही मैं। हम्म। हर जमाने के हिसाब से
सैलरी होती थी और उस समय बैंकों की सैलरी अच्छी मानी जाती थी। अब हम पिछड़ गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी और अंडरटेकिंग के तुलना में हम पीछे रह गए हैं, लेकिन उस समय हम सबके समकक्ष जी। थे। बैंकिंग करियर की शुरुआत से लेके एक बड़े पद, सहायक महाप्रबंधक के पद पर आप रिटायर हुए हैं। बहुत सारे उतार जी चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारे ट्रांसफर देखे होंगे, देश के अलग अलग जगहों में आपने काम किया होगा। तो एक चुनौती तो जी। बनी रहती है बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो है ट्रांसफर का। तो इसको आप कैसे अभिशाप मानते हैं, वरदान मानते हैं, या क्या चैलेंजेस मानते हैं? इसको हमारे साथियों को कैसे डील करना चाहिए, आपने कैसे इसका सामना किया? देखिए, दो बातें हैं। एक चीज होता है कि अगर कोई पानी ठहर जाए तो दूषित हो जाता है। तो लाइफ में उसी तरह से ट्रांसफर होना भी आवश्यक होता है। आप विभिन्न जगहों में जाते हैं, वहाँ के चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका एक अनुभव बढ़ता है। तो ट्रांसफर एक तरह से आप अभिशाप तो नहीं कह सकते, क्योंकि लाइफ में अगर आपको प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, तो ट्रांसफर होना लाजमी है। सो वो तो हमें ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है, कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियां, कभी कभी आपकी जगह ऐसी जगह पोस्टिंग होना जहां दुष्कर कार्य करना हो जाता है, वैसे में हमें परेशानी को सामना करना पड़ता है। लेकिन ये मान के चलिए, वो दिन परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं, और वो दिन भी पार हो जाएंगे। तो ट्रांसफर, चूंकि आप अगर प्रगति करना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ट्रांसफर का जो कड़वा घूट है वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। सो ऐसे ही हमारी भी एक आध जगह पोस्टिंग ऐसी ही हुई थी, आप देश के रूरल एरियाज में। कौन कौन से जगह में काम किए सर? देश के, अगर सिटी की बात करें या प्रदेश की बात करें? हाँ, देश के छोटे जगहों से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी, कानपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, भोपाल में भी मेरी पोस्टिंग रही है। और दुरू देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के छोटे ब्रांचों में भी मेरी पोस्टिंग रही है। बलिया के छोटे ब्रांचों में मेरी पोस्टिंग रही है। और सारे जगहों को काम करते करते पुनः फिर लखनऊ लौट के मेरा रिटायरमेंट हुआ। हालांकि मेरा काफी समय लखनऊ में बीता था, लेकिन सराउंडिंग्स में जितने भी थे उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में, जैसे कि कानपुर, बलिया, देवरिया, इसके बाद भोपाल में, फिर दिल्ली में, इन सबों पे मेरी पोस्टिंग हुई है। और सबसे जो कठिन हमारी पोस्टिंग आप मेरे हिसाब से, वो था बलिया डिस्ट्रिक्ट, एक एक रूरल ब्रांच में, जहां मैं एज ए सीनियर मैनेजर पोस्टेड था, जहां पे चारों तरफ थोड़ा सा नेतागिरी ज्यादा थी, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन फिर कि ये सब टेम्प्रोरी दिन होते हैं, धीरे धीरे पास हो जाते हैं। और सबसे अच्छी पोस्टिंग मैं अपने लाइफ का, जहाँ पे मैंने वाकई कुछ करके अपने मन से कुछ काम किया, वो था मेरा स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में एज ए फैकल्टी लीडर। क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने इच्छा के हिसाब से जो कुछ मैं करना चाहता था, कुछ लोगों को दिखाना चाहता था, वो मैंने कार्य किया, जो लोगों ने, हमारे हायर अथॉरिटीज ने उसको अप्रिसिएट किया। बाकी जगह तो आप हायर पोस्ट में, चाहे चीफ मैनेजर हो, चाहे एजीएम हो, आपको बॉस की सुननी होती है, आपको करना होता है। लेकिन एक चीज जरूर मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, ज्यादा उत्साही होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सुस्त होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बैंकिंग ऐसा है, ऐसा एक परिक्षेत्र है, जहाँ पे जब आगे आप बहुत बढ़ के चलेंगे तो लोग लाइक पुलिंग करेंगे, पीछे रहेंगे तो लोग आपको पीछे ढकेल देंगे। सो आप अपनी संतुष्टि के हिसाब से अच्छे से काम करते चलिए, ताकि आपका अपना, बैंक का, परिवार का, सबका भी एक साथ देखभाल कर सके। जी, बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। सर, एक चीज जानना चाहूँ, कितने ट्रांसफर हुए होंगे पूरे 37 साल के करियर में? आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर कितने हुए होंगे, अगर मोटा लगभग मोटा? लगभग 20, लगभग 18 से 20 ट्रांसफर। 18 से 20 ट्रांसफर, मतलब 2-2 साल में ट्रांसफर, अगर एवरेज माना जाए तो 2-2.5 साल में, यस यस। ट्रांसफर। सर, एक हमारे जी। साथी का सवाल है। अभी वर्तमान सिनारियो में बहुत सारे चेंजिंग हो गए हैं, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। अलग अलग स्टेट में जब ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर एक मेजर इशू आता है, लैंग्वेज इशू वहाँ पर। क्योंकि बैंकिंग जो है समरसता का व्यवसाय है,
और सेवा का व्यवसाय है, लोगों के बीच जुड़ाव का व्यवसाय है, और ये सबसे बड़ी बाधा लैंग्वेज की बाधा। तो इसको कैसे मतलब डील करना चाहिए, या इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बैंकर साथियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुए हैं। ये घटना सबके संज्ञान में आया भी, और गवर्नमेंट ने भी इसको टेकअप किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल एलबीओ, लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती भी की जा रही है, ताकि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिजॉल्व हो सके। लेकिन फिर भी ये तो सच है कि हमारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी होता है, और हर भाषा का कोई जरूरी नहीं है कि बिहार का रहने वाला व्यक्ति, यूपी का रहने वाला व्यक्ति, उसे तमिल, कन्नड़ या मराठी आता हो, या मराठा का रहने वाला, महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति अगर उसकी पोस्टिंग यूपी में है तो उसको भोजपुरी आता हो, बिहार में मैथिली आता हो। ये संभव नहीं है। और न ये संभव है कि हम सारे लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमें सीख लें। हाँ, ये ठीक है कि हम जब जहाँ जाते हैं, हमारी पोस्टिंग होती है, वहाँ कुछ लोग लोकल लोग भी होते हैं जो वहाँ की भाषा को समझते हैं। उनके साथ मिलजुल के हमें आने वाले कस्टमर के साथ नम्रता से व्यवहार करना होगा, जो हमें एक्सेप्ट करें और उनकी भाषा को हम एक्सेप्ट करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह की हमें लोकल लैंग्वेज की कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि हम उसे वहाँ का टूट फूट के शब्दों में भी जो सीख सकें, ताकि उनको रिप्लाई कर सकें। और जो खास कर से लोकल लोग हैं, उनके लोकल लोग मतलब जो लोकल स्टाफ है वहाँ के, उनके साथ मिलजुल के हम वहाँ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। क्योंकि इतनी जल्दी इस समस्या का समाधान होना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती धीरे धीरे हो रही है, उससे हो सकता है कि उनकी जहाँ उस प्रदेश में पोस्टिंग होगी जहाँ के वो लैंग्वेज जानते हैं, तो वो अपने कलीग्स को भी उसके बारे में धीरे धीरे समझाएंगे, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके। जी, एक एटीट्यूडनल चेंज लाना होगा अपने आप में, एक रिस्पॉन्सिव राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी उनके साथ होने का एहसास दिलाने के लिए ये विश्वास दिलाना होगा, शायद तो उन एकदम लोग भी एकदम समझ सही जाएंगे। है। हमें क्योंकि उनका विरोध नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अकेले रहते हैं। हम उनके विरोध के साथ नहीं जी सकते हैं। सो धीरे धीरे हम उनके साथ हाथ से हाथ मिला के ये उनके महसूस करा सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये हमारी कमजोरी है, जो हमें नहीं आता मैं दूर कर लूंगा। जी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि प्रेम की भाषा लोग ना समझें, और किसी भी लैंग्वेज के ऊपर प्रेम की भाषा सबसे ऊपर हो। सर, बैंकिंग में एक पड़ाव आता है। एक हमारे होनहार साथी अर्पिता शाह जी, मध्य प्रदेश भोपाल से जो है सवाल है उनका, और अच्छा सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक पड़ाव आता है, एक तो क्लरिकल लेवल, फिर स्केल 1 लेवल ऑफिसर का, फिर डेप्यूटी मैनेजर, फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी की पारी आती है, और उसकी बारी आती है प्रमोशन के बाद आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। क्या इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और इसके लिए जो इतना स्ट्रेस और चारों दिशाओं से जो तनाव आता है, टारगेट का प्रेशर हो, या तो व्यवसाय का प्रेशर हो, लोन देने का प्रेशर हो, बहुत सारी चीज़ें सेवा इंडस्ट्री में करनी होती है। तो इसके लिए क्या कला कौशल्य चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? रिव्यू मीटिंग्स, कलेक्टर की मीटिंग्स, शासन प्रशासन की अपेक्षाएं, ग्राहक की अपेक्षाएं, स्टाफ का जो कॉन्फ्लिक्ट, और शाखा प्रबंधन, ये सारी चीजों को थोड़ा समराइज कर दीजिए, हमारे साथी को अच्छा लगेगा सर। ये सच है कि बैंकर्स को डुअल प्रॉब्लम फेस करना होता है। एक तो आप आपके कस्टमर को फेस करते हैं, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बैंकर्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे, आपका मैनेजमेंट आपको प्रेशराइज करता है डिफरेंट टारगेट के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए, डिफरेंट अचीवमेंट्स के लिए। इसमें हमारे साथ ही अथवा कोई भी ब्रांच मैनेजर, उसको एंजाइटी भी होती है। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि ये रूटीन है। अगर सीमा पे रहने वाला जवान 50 डिग्री के सेल्सियस में खड़ा होकर काम कर सकता है, या लद्दाख की ऊंचाइयों पे खड़ा हो सकता है, तो हम तो बैंक में एक अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं। तो हमें इन सब बातों के लिए सबसे बड़ा दो बातें ध्यान रखिए। एक तो पेशेंस, और दूसरा पोलाइटनेस। ये एक ऐसे टूल्स हैं, एक ऐसे हथियार हैं
जिससे आप किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। हाँ, ये कभी कभी लगता है कि मानसिक रूप से हम बहुत उलझ जाते हैं कि हम किसको करें, मैनेजमेंट की बात माने या पब्लिक की बात माने, अपने कलीग के साथ देखें, क्योंकि हमारे कलीग भी कभी कभी हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इन सब का एक ही उद्देश्य है कि आप बहुत ही संयत रूप से, प्रायोरिटी के हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करिए। और डिस्पोजल में सबसे बड़ी बात है कि आप उसको संयत दिमाग से करें, ताकि कोई भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहे। क्योंकि बैंक में गलती का पनिशमेंट जरूर मिलता है, बाकी अप्रिसिएशन आपको मिले ना मिले। सो पेशेंस और पोलाइटनेस, ये दो हथियार अपने साथ रखिए, ताकि आप इसको किसी भी सिचुएशन में इसको आप हैंडल कर सकें। हाँ, लेकिन हर हाल में हार नहीं मानना है ना सर? हार नहीं मानना है, उसका सामना करना है। देखिए, जब जीवन है तो हार मानने से काम चल ही नहीं सकता। तो हार हम्म। ना मानिए, और ना हार मानिए ना निराश होइए। निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, नहीं है। क्योंकि ये जीवन है और इसमें इस तरह के उतार चढ़ाव, इस तरह के परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। सो आपको नहीं, सबको करना पड़ता है। लेकिन उसी में हम एक रास्ता निकालते हैं जो हमारे, जो उत्तरोत्तर आगे की तरफ जाता है। हाँ, आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। हंसते रहिए, खुश रहिए, और अपने कलीग्स के साथ अच्छे व्यवहार करिए, ताकि वो समय समय पर आपको जब भी जरूरत हो आपको सपोर्ट करें। जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। प्रयास एक हो लेकिन वो भरपूर होना चाहिए। लक्ष्य भले न मिले, प्रयास एक हो लेकिन वो भरपूर होना चाहिए। और चुनौतियां कितनी भी आए, हार न माने, और ये प्रयास करें, हार वो ना माने। चुनौतियां भी आपके सामने मजबूर होना चाहिए। और प्रयास जो भी हो वो भरपूर होना चाहिए। रास्ते का हर एक पत्थर चकनाचूर हमारे हो। हम्म। बंका जी, हमारे एक कोई साथी मैसेज कर रही थी कि ऑफिस के पॉलिटिक्स से कैसे बचे। हाँ। शायद आपने भी प्रश्न देखा होगा। जी जी जी। तो देखिए, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, हाँ। और कुछ लोग आपके विचार से मेल खाते हैं, कुछ आपके विचार से मेल नहीं खाते हैं। हम्म। तो सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन आप मनभेद मत करिए। उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करिए, तो शायद वो आपकी इस व्यवहार से उनके अंदर भी एक बदलाव आएगा और आपके साथ रहेंगे। क्योंकि ये सब चीजें आप रूटीन में डेली देखते हैं, इनसे आप एलर्जी करके या इनसे परेशान हो कि आप कहाँ भागेंगे। उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, और धीरे 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 करके आप सामंजस्य बैठ जाता है, और आप बड़े ही आसानी से हर परेशानियों को पार कर लेते हैं। सर, मैं चाय पी रहा हूँ, और इस चाय का संबंध शाखा जी। प्रबंधक से जरूर होता है। चाय का बिल कितना आ रहा है, ये बिजनेस से तुलना की जाती है। इसको कैसे देखते हैं? इसको व्यवसाय के साथ कैसे तोलते हैं, चाय का जो बिल है? बंका जी, ऐसा है कि मैं नहीं समझता हूं कि प्रबंधन या ऑडिटर आपके वास्तविक किए हुए खर्च पर कोई आपत्ति उठाता। हम्म। सो सर, हमारे हमारे साथी, आप, आप लोग, आपको आपकी बातों को हाँ महसूस हाँ, कर पा एक, रहे हैं, आपको मैंने भी धन्यवाद एक कर रहे हैं, बीच बीच में आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं, तो सबसे बड़ा मंत्र आपके साथ ये है, आप अगर एक कप चाय भी पिए तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। ये ऐसा बड़ा मंत्र है कि आपका कोई भी साथी आपका कभी विरोध नहीं करेगा। इसलिए नहीं, क्योंकि मिलजुल के जो आप काम करते हैं, उसके अंदर ये भावना पैदा होती है कि सर हमारा कितना केयर करते हैं, और इस भावना से ही वो आपको सपोर्ट करता है। सो चाय जरूर पीजिए, और अपने साथियों को भी पिलाइए। इससे कोई बैंक और कोई ऑडिटर इस पे आपत्ति नहीं करता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी खर्च आप करें, वो यूटिलिटी वाला हो, मिस यूटिलाइजेशन वाला ना ओके सर। सर, एक महत्वपूर्ण भाग होता है शाखा में, एज ए शाखा प्रबंधक या टीम काम करते हुए, व्यवसाय वृद्धि के लिए शासकीय योजनाओं को मोबिलाइज करना, गवर्नमेंट डिपॉजिट मोबिलाइज करना, और साथ ही साथ जो उनको एक लोन में सही दिशा में डिप्लॉयमेंट करना। तो उसको आप कैसे मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए हमारे साथी जो हैं ज़्यादातर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेवा बैंकिंग के काम में बिजी रह जाते हैं। तो मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए सर? आपको तो विशाल अनुभव है, 37 साल से ज़्यादा का अनुभव है।
कब निकलना चाहिए ब्रांच से, ब्रांच छोड़ के कब जाना देखिए चाहिए, फील्ड में कब जाना चाहिए? देखिए बंका जी, ऐसा है कि हमारे सभी साथियों में सभी प्रकार के गुण नहीं होते हैं, ये तो निश्चित है। ये मानवीय भगवान का दिया हुआ ये है कि कोई व्यक्ति हर काम में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी न किसी काम में परफेक्ट होता है। तो हमारे शाखा में ऐसे कुछ साथी होते हैं कि जो मार्केटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं, कोई ऑपरेशनल वर्क के लिए उपयुक्त होता है, कोई फाइनेंस के लिए अब ठीक होता है। तो अगर हम उनकी विधा को जान लें तो हमारे ऐसे बहुत साथी होते हैं जिनका अप्रोच, बात करने का ढंग, बिहेवियर लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसे व्यक्ति को हम उन्हें कहें कि आप मार्केटिंग में, मार्केटिंग के लिए मोबिलाइज करें, डिपॉजिट के लिए मोबिलाइज करें, एडवांसेस के लिए मोबिलाइज करें, और जो हमारा ग्राउंड वाला साथी है उसकी मदद से आप उसको डिस्पोज करें। हाँ, ये जरूर होता है कि आप कभी कभी कहते हैं कि ब्रांच में वर्कलोड के हिसाब से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो कुछ काम तो हम शाखा में बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ स्पेयर करना हुआ तो हम 2 बजे के बाद से, जब हमारा वर्किंग आवर्स थोड़ा सा मॉडरेट होता है, उस समय हम किसी न किसी साथी को रोटेशन बेसिस पे हम उसको स्पेयर कर सकते हैं ताकि वो मार्केटिंग का काम कर सके। हालांकि शाखा पे स्तर पे ज्यादातर काम मार्केटिंग का हमारे साथी ही करते हैं, हमारे ब्रांच मैनेजर ही करते हैं, लेकिन बिना सपोर्ट के, क्योंकि ब्रांच यूनिट एक समग्र होल रूप में अगर देखिए तो जो भी वहां पे एक सब स्टाफ से लेके क्लरिकल ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर सारे मिलके एकजुट होके एक मुट्ठी की तरह बन के काम करते हैं, और तभी शाखा प्रोग्रेस करती है। कोई एक व्यक्ति के तेज होने से, एक व्यक्ति के काम करने से कभी शाखा में उन्नति नहीं होती है। यानी सब लोग मिलके काम करें, सब लोग इंजॉय करें, जहां जिसकी आवश्यकता हो उसको आवश्यकता को छुट्टी दिया जाए, उनको सुविधा दिया जाए, जो भी उनको बैंक में मिलने वाले सुविधाएं हैं उनको समय समय पर दिया जाए। किसी भी प्रकार एक शाखा में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे एक दूसरे के लिए, जिसे कहते हैं ना, हम तैयार हैं एक दूसरे के लिए, तो हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतिमा श्रीवास्तव जी हैं, उत्तर प्रदेश से। मनीष शंकर साहा जी हैं। उनका सवाल है कि सर आज का सिनारियो में एक मेजर चैलेंज है, वो एनपीए रिकवरी। लोन देना आसान है, लेकिन उसके बाद क्रेडिट मॉनिटरिंग और उसके बाद रिकवरी। तो उसमें कस्टमर जब ठान ही लिया है कि उसे पैसा नहीं देना है, फिर भी आपको प्रयास करने हैं। या जैसे विलफुल डिफॉल्टर का केस है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, बट वो बैंक सब खाना खा रहा है और स्कूल फीस पटा रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन एक ही काम नहीं कर रहा है, वो बैंक की किस्त नहीं भर रहा है। तो ऐसे ग्राहकों से कैसे डील करना चाहिए, क्या तौर तरीका है? आपको इतना बड़ा अनुभव है, प्लीज़ सर हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें। हाँ, मैं इस बारे में ज्यादा बता सकता हूँ क्योंकि मैंने हर जगह एज ए रिकवरी हेड काम किया है। जोनल ऑफिस लखनऊ में भी मैंने काफी चैलेंजेस देखे हैं। ये सच है कि एनपीए रिकवरी करना एक दुरूह कार्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्य हमें को करना, हमारे स्टाफ को ही करना है। सो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जहाँ पे बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, हम मिलने का प्रयास भी करते हैं। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि हमारे स्टाफ गए हैं और लोगों ने रिवॉल्वर लेके दौड़ा लिया। ऐसी भी घटनाएं हम लोगों के स्टाफ के साथ हुई है। तो मैंने तो उस समय फोन पे यही बात कहा कि सीधे आप बैंक लौट के आइए, वहां किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा कार्य किसी से लड़ना अथवा अपने को भी हानि पहुंचाना नहीं। सो पहला तो काम ये करें कि आप भी जब भी रिकवरी पे जाएं, अगर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पे आपको स्वयं को कोई हार्म होने वाला है, तो आप सीधे वहां से लौट आए। रिकवरी होने जरूरी है, लेकिन आपका सुरक्षित होना सबसे और जरूरी। तो अपने स्टाफ को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा जरूरी काम। तो देखिए, रिकवरी के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। सबसे अच्छा हथियार तो ये है कि अगर जो व्यक्ति रिकवरी डिपार्टमेंट देखता है अथवा जो ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, अगर आप एक लिस्ट तैयार करिए कि आपकी शाखा में
50, 100, 60, 70 जितने भी वाकई एनपीए होने के कगार पे हैं या एसएमए कैटेगरी में हैं, उनको 5 नोट ये बना लीजिए कि ऑफिस में काम शुरू होने के पहले चाहे कोई भी व्यक्ति जो उससे एसोसिएटेड हो 5 नोटिस जरूर भेजेगा। तो अगर आप ये मान के चलें कि यार 5 नोटिस आप भेजते हैं तो महीना में 150 नोटिस होता है। लेकिन चलिए आप 30 दिन नहीं कर पाते हैं और कामों में व्यस्त रहते हैं, कोई परिस्थिति आ गई तो आपने 20 दिन भेजा। चलिए 20 दिन में 5 दिन और निकाल दीजिए, 15 दिन। तो 15 दिन में 75 नोटिस आपने भेजे और उस 75 नोटिस में ये मान के चलिए कि 10 to 20% आदमी आपके पास लौट के आएंगे, यानी कि 10 से 15 आदमी आपके पास लौट के आएंगे। और उन 10-15 आदमी में ये भी हो सकता है कि 5 आदमी कुछ ना जमा करें, 10 आदमी आपको पैसा जमा कर जाए। तो अगर इस तरह से करेंगे और वो जो 15 आदमी आते हैं जो 5 पैसा नहीं जमा करने वाले आते हैं, उन 15 से आप डॉक्यूमेंट रिन्यू करा लेंगे। अपने पास रेवेन्यू स्टैंप लगा के रिन्यूअल फॉर्म रखे रहेंगे, उनसे साइन करा लेंगे। तो दो बात हुई, अगर पैसा नहीं भी जमा किया तो आपका डॉक्यूमेंट रिन्यू हुआ, आप सुरक्षित हो गए। दूसरी बात, एक टारगेटेड बना के कि हमें बारोवर से मिलना है, फोन पे आप बात करके कॉल कर सकते हैं। अब रिस्पांस नहीं मिलता है तो विजिट का प्रोग्राम बना लें। 5-7 बारोवर से डेली तो आप नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हफ्ते में भी और 10 बारोवर से मिल लेते हैं तो कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर होते हैं। और इन सब के बावजूद अगर आपकी रिकवरी फिर भी नहीं आती है तो देखिए, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, आरसी का कटना होता है, रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट कटता है जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, नहीं तो सूट फाइल करना होता है। आप अपने को सेफ जरूर रखिए। अगर एक बार रिकवरी एनपीए में नहीं आता है लेकिन आप प्रॉपर ढंग से एक्शन लिए हैं तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन रिकवरी आता है और किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आपको जरूर आपकी आंच आएगी। सो हमारा ये कहना है कि आप प्रायोरिटी पे काम करते हुए अपनी सुरक्षा भी जरूर करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं, हम लोगों ने फेस किया है। मैंने लखनऊ में 2-3 ऐसे प्रॉपर्टी थे जो मैंने सेल करा दिया था, बहुत धमकी भी मिली थी, थ्रेटनिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन ठीक है, ये पार्ट ऑफ द जॉब है। और अगर आप अच्छे से काम करते हैं अपने डेडिकेशन और निष्ठा से तो भगवान भी आपकी मदद करता है। बहुत लेकिन दो चीज जरूर ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा और उत्तेजना में कोई काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये बैंक का काम है। आप अपने परिवार के लिए अमूल्य हैं, बहुमूल्य हैं। और जब आप सुरक्षित रहेंगे तो बैंक भी सुरक्षित होगा और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अनुभव साझा करने के लिए। रिकवरी एक कला है और उस कला को सीखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग किस्म के borrower मिलते हैं, इसमें आपको कैसे उनसे डील करना है वो कला को सीखना बहुत ज़रूरी है। और रिकवरी के टूल्स को पढ़ने की ज़रूरत है। क्रेडिट मॉनिटरिंग और रिकवरी के इतने सारे रोबोस्ट सिस्टम बैंक ने फ्रेमवर्क दिया है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये कला कौशल आ जाएगा। क्योंकि डिमांड नोटिस है, टेलीफोन कॉल्स हैं, फिर रिकॉल नोटिस है, फिर सेक्शन 138 है, फिर उसके बाद सरफेसी एक्ट है, फिर डीआरटी है, सूट फाइल है, लोक अदालत है, ऐसे अनेक। फिर आपकी जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, इन सबका, फिर आरआरसी है, ये बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, रिकवरी भी आसान है या सही तरीके से किया जा सकता है और बिना किसी अपने आप को नुकसान पहुंचाए एक सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उसमें रिकवरी लाई जा सकती है। तो सर बहुत सारे चीज़ें हैं, अंतहीन रहेगा आपके साथ बात करना तो। लेकिन एक सर मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वर्क और लाइफ बैलेंस इसको कैसे किया जाए? क्योंकि आज जिस इंडस्ट्री में हमारे साथी काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, चेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, डिजिटाइजेशन इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बैलेंस के बारे में थोड़ा बताइए सर, कैसे बैलेंस करें? क्योंकि सिर्फ काम करना उद्देश्य नहीं है, जीवन को भी आपको हाँ, जीना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकर्स के सामने, वर्क लाइफ बैलेंस। और इसका हद तक हमारा यूनियन भी जिम्मेदार है, क्योंकि 5 डे बैंकिंग लागू करने के लिए हम पिछले कई साल से 2015 में जब 2 सैटरडे बंद होना शुरू हुआ था
उसके बाद से हम प्रयासरत हैं। और लेकिन 5 डे बैंकिंग हमें नहीं मिली। और 5 डे बैंकिंग होती तो शायद हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कुछ ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है, उसको सोच के हाँ हम प्रयास करें कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो प्रायोरिटी पे वर्क हो पहले उसका निष्पादन करें, जो थोड़ा कम प्रायोरिटी का हो उसे बाद में निष्पादन करें। और समय समय पे आप छुट्टी भी लीजिए, समय समय पे आप घूमने टहलने भी जाइए। और बैंक का काम बोझ समझ के मत निपटाइए। आप एज इज इसको इजी वे में, गोइंग इजी गोइंग वे में एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी है। और वर्क लाइफ बैलेंस को ये मान के चलिए कि हम इस माहौल में अपने को कैसे फिट रख सकें, क्योंकि जो चैलेंजेज हैं वो आपको ही फेस करने हैं। किसी के भाषण देने से, किसी को उपदेश देने से चैलेंजेस ऑटोमेटिक खत्म नहीं होते। सो हिम्मत रखिए, अंदर से खुश होके आप उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, अगर 5 डे बैंकिंग बैंक्स में लागू होती हैं, जैसा कि शायद आपको कहीं पता होगा कि आईबीए ने एक आरटीआई रिप्लाई में हमें बताया था, मैंने ही आरटीआई रिप्लाई किया, आरटीआई लगाया था कि 30/11/23 को प्रपोजल 5 डे बैंकिंग के लिए भेजा है। लेकिन तब से मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। और मिनिस्ट्री से ये नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी से करने के किसी उनका उद्देश्य है। तो जब तक नहीं होता है तब तक आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके एंजाइटी को हटाते हुए अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने कामों का निष्पादन करें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो सवाल लूंगा और उसका संक्षिप्त जवाब आपसे मैं अपेक्षा करूंगा। और फिर 2-3 मिनट का ये सेशन और बचा है, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे। सर, एक सवाल है, प्रमोशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और उस अगर लेना चाहिए तो फिर उसके लिए क्या तैयारी करना चाहिए? संक्षिप्त में आपसे उत्तर। देखिए, दो बातें हैं। अगर आपकी परिस्थितियां, आपकी घरेलू परिस्थितियां आपको अलाउ करती तो प्रमोशन जरूर लेना चाहिए। लेने के पीछे कारण क्या है? कि जिस संस्था में आप रहते हैं, क्यों ना उस संस्था के और ऊपर जाके आप इंजॉय करें। सोशली, सामाजिक रूप से आपका स्टेटस बढ़ता है, पारिवारिक रूप में स्टेटस बढ़ता है, मॉनेटरी गेन होती है। हाँ, इसके साथ साथ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंजेस ऐसे नहीं आते हैं कि जो आप फेस ना कर सकें। अगर आपकी घरेलू परिस्थितियां, जैसे किसी के ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, किसी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने इस स्टेज में है कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, तो ये आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है तो आप प्रमोशन जरूर लीजिए। ये आपके करियर की बात है और आपकी उत्तरोत्तर प्रगति। बहुत धन्यवाद सर। सर, रिटायरमेंट के बाद आपका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल मनी मंत्रा। आप थोड़ा जी। उसके बारे में बता दीजिए। अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से उसी लिंक में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल बाधा आ रही है यहाँ पर, कुछ अनएक्सपेक्टली क्विट हो रहा है। तो अच्छा। अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर से उसी को क्लिक कर लीजिएगा। एक बताइए सर, आपका हाँ, यूट्यूब चैनल है मनी मंत्रा। मैंने एक यूट्यूब चैनल मनी मंत्रा बनाया है, और उस पर लगभग 46,000 करीब सब्सक्राइबर है। उसका उद्देश्य केवल ये था कि जो बात बैंक में मैं नहीं कह सकता था अथवा अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, वो अपने बैंकर साथियों से खुल के मैं कह सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। और मैं जो कुछ शेयर करना चाहता हूँ, चाहे बैंकिंग फील्ड का हो अथवा बैंकर्स के एचआरएम से जुड़ा हुआ हो, ह्यूमन रिसोर्सेज से, उसको मैं शेयर करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ कि अपनी बात मैंने अपने बैंकर साथियों को, चाहे वो यंगर बैंकर्स हों चाहे ओल्डर हों, उन दोनों को मैं शेयर करता हूँ। और चाहता हूं कि ये हम बैंक साथी अगर बैंकिंग सर्विस में हैं तो अच्छे से इंजॉय करें, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर जाएं। यही हमारी शुभकामनाएं रहती हैं। और इसी लक्ष्य के साथ मैंने ये मनी मंत्रा चैनल बनाया है। उसका उद्देश्य एकदम बिल्कुल ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनल हूँ या मैं टेक्निकल हूँ, बिल्कुल नहीं। केवल ये उद्देश्य है कि अपने बैंकर साथियों के साथ मेरा कम्युनिकेशन टिल लाइफ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और पॉडकास्ट में हमारे साथियों के साथ चर्चा की। आपके अनुभव के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं।